नमस्कार दोस्तों। आप लोगों को छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे देश में अनूठे अनूठे प्रयोग बहुत सारे हुए। उसी प्रयोग में एक है राजा विक्रमादित्य की कहानी। राजा विक्रमादित्य बड़े ही लोकप्रिय राजा थे। हम लोगों ने भी बचपन में उनकी कहानी सुनी है। तो विक्रमादित्य हमेशा अपने दरबार के लोगों से मिलते थे, प्रजा से मिलते थे, और उनके दरबार में ढेर सारे लोग आते थे जो कि उन्हें तरह तरह के तोहफा, गिफ्ट या आप जो कहिए वो उन्हें देते थे। तो इसी तरह एक फकीर भी राजा विक्रमादित्य से हर बार मिलने आता और उन्हें एक जंगली फल देता था। और राजा विक्रमादित्य उस जंगली फल को लेता तो वो मुस्कुराता, ये सोचता कि ये फकीर मुझे ये फल क्यों दे रहा है, इस फल की क्या ज़रूरत है। फिर वो सोचते फकीर ही है, इस फल के अलावा दे भी क्या सकते हैं। इसलिए उस तोहफे को वो स्वीकार कर लेते थे और अपने मंत्री को दे देते थे। ये सिलसिला रोज चलता था। ये सिलसिला करीब 10 साल चला। जब 10 साल ये सिलसिला चला तो एक बार फकीर जब राजा विक्रमादित्य को जंगली फल देते हैं तो राजा विक्रमादित्य के पास बैठा उनका एक बंदर था। वो उसे वो उसे फल दे देते हैं। बंदर फल जैसे ही खाने को बैठता है कि उनके बंदर के मुंह से फल गिरता है और उससे एक बड़ा सा हीरा निकलता है। राजा विक्रमादित्य उस हीरो को देखकर चौंक गया। उसने कभी इससे इतनी बड़ी बड़ी हीरे को नहीं देखा था। तो उसे बड़ा आश्चर्य लगा कि एक फकीर इस तरह से मुझे हीरे दे रहा है और मुझे पता नहीं है। तो वो अपने मंत्री से बोलता है बाकी फल कहाँ है। तो मंत्री बहुत ही समझदार था। वो जानता था कि इस जंगली फल का कोई मतलब नहीं है इसे रखने का, लेकिन राजा कब क्या मांग दे ये कहना मुश्किल है। इसलिए वो उस फल को एक कोठरी में फेंक देता था। तो जब मंत्री से राजा विक्रमादित्य ने बाकी फल के बारे में पूछा तो मंत्री विक्रमादित्य को उस कमरे में ले गया। जब उस कोठरी में राजा विक्रमादित्य जाता है तो उसमें पूरी तरह से दुर्गंध फैला हुआ था। उसमें नाक देना मुश्किल था। लेकिन जब विक्रमादित्य उस कमरे में जाते हैं तो वो देखते हैं यहाँ पर ढेर सारा वैसा बड़ा बड़ा हीरा फैला हुआ है, ढेर लगा हुआ है। तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक फकीर मुझे रोज इस तरह का हीरा देता है, इसका मतलब क्या है। फिर वो फकीर की तरफ बड़े आश्चर्य से देखने लगे। वो बोले जिंदगी में अगर होश ना हो तो हमेशा ऐसा ही होता है। ऐसे ही हमारे पास हीरे आते हैं और हम उसे पहचान नहीं पाते हैं और उसे खो देते हैं। इसलिए राजन, जीवन में होश होना बड़ा जरूरी है। तो राजा विक्रमादित्य को साधु की बात बड़ी अजीब लगी और ज्ञान भरी भी लगी। तो उसे लगा ये कोई साधारण फकीर नहीं है। तो राजा विक्रमादित्य ने पूछा फकीर से, आप चाहते क्या है। तो राजा विक्रमादित्य से फकीर बोलता है, मैं एक विशेष कार्य में लगा हूँ राजन, और मुझे एक वीर पुरुष की जरूरत थी, और मुझे लगा तुमसे ज्यादा वीर कोई नहीं है, इसीलिए मैं इस तरह से तुम्हारे पास रोज आ रहा था। तो फिर राजा विक्रमादित्य पूछता है, आप क्या चाहते हैं बताइए। तो वो फकीर बोलते हैं, मैं जिस कार्य में लगा हूं उसके लिए तुम्हें मरघट आना पड़ेगा। आज अमावस्या की रात है, आज तुम संध्या में मरघट आ जाना, फिर वहीं पर तुम्हें कार्य बताऊंगा। राजा विक्रमादित्य को ये बात बड़ी अजीब लगी कि मुझे मरघट में जाना है। एक मन हुआ कि चलो इसे नहीं जाता हूँ। फिर राजा विक्रमादित्य को लगा अगर मैं नहीं जाता हूँ तो लोग मुझे समझेंगे कि मैं कायर हूँ। तो इसीलिए राजा विक्रमादित्य जाने का मन बना लेते हैं और रात्रि के पहर में मरघट जाते भी हैं। जब मरघट जाते हैं वो तो देखते हैं बड़ी भयानक भयानक आवाज़ें आ रही हैं, जानवर जोर जोर से चीख रहे हैं, भूतों का नृत्य चल रहा है। तो उन्हें डर सा भी लग रहा था, लेकिन उन्हें फकीर के पास जाना था। वो फकीर के पास गए तो फकीर अपनी पूजा की पूरी सामग्री लेकर बैठा हुआ था। उसने कहा, राजन तुम यहाँ से दूर देख रहे हो जंगल। तो राजा विक्रमादित्य ने कहा, हाँ देख रहा हूँ। उसने कहा, इस जंगल में ढेर सारे लाश टंगे हुए हैं, तुम जाओ एक लाश को लेकर आओ, और ध्यान रहे वो लाश बैताल है, तुमने जरा सी भी चूक की तो कृपान तुम्हारे गले पर होगी, इसलिए संभल कर जाना।
ये सुनकर राजा को डर भी लगा, लेकिन राजा को जाना था, क्योंकि राजा वीर था। वीर हो या कायर हो, डर सभी को लगता है, लेकिन बहादुर वही कहलाता है जो अपने डर को छोड़कर भी उस कार्य को करता है। तो राजा विक्रमादित्य भी कार्य करने के लिए जंगल गए। जब वो गए तो वहां पर देखे कि 25 लाशें रखी टंगी हुई है। तो वो किसी तरह से कांपते हुए पेड़ पर चढ़े और उन्होंने एक लाश को काटा। जब उन्होंने लाश को काटा तो लाश धम से नीचे गिरी और वो लाश जोर जोर से हंसने लगा। बड़ी भयानक हंसी थी। राजा विक्रमादित्य को डर भी लगा और उन्होंने सोचा कि मुर्दा यहाँ तो बोल भी रहा है। तो फिर ये सोचकर उन्होंने लाश से कहा कि मैं तुम्हें लेने आया हूँ, तुम चलो। ऐसा जैसे ही विक्रमादित्य ने कहा, लाश फिर से हवा में उड़ी और जाकर पेड़ पर टंग गई। और वो लाश हंसते हुए बोला कि अगर तुम मुझे ले जाना चाहते हो तो तुम्हें कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं, तुम बिना बोले ले जाना। अगर तुम बोल कर ले जाओगे तो मुझे कभी नहीं ले जा पाओगे। तो विक्रमादित्य समझ गया। वो फिर पेड़ पर चढ़ा और लाश को उसने काटा। लाश को जैसे ही काटा, लाश जंगल में धम से फिर गिरा। उसने लाश को उठाया और अपने पीठ पर टांग कर लेकर चल दिया। जब राजा विक्रमादित्य उस लाश को पीठ पर लेकर जाने लगा तो बैताल ने कहा, चलो राजा, तुम मुझे ले तो जा ही रहे हो, लेकिन रास्ता बड़ा दूर है, तो मैं तुम्हारे लिए एक कहानी सुनाता हूँ, इससे तुम्हारा बोझ कुछ हल्का हो जाएगा। लेकिन राजा ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि विक्रमादित्य जानता था मैं जैसे ही बोलूँगा ये बैताल भाग जाएगा। फिर बैताल ने कहानी कहना शुरू किया। उसने कहा, किसी जंगल में एक ब्राह्मण गुरु रहते थे। उनके पास 3 शिष्य थे। तीनों शिष्य बहुत ही रूपवान गुणवान थे और वो गुरु चाहते थे इन तीनों शिष्य में से मैं किसी एक से अपनी बेटी की शादी करूं। उनकी बेटी भी काफ़ी रूपवती थी और बेटी भी बड़ी पशुपेश में थी। मैं किसे चुनूं, क्योंकि तीनों युवक एक से एक गुणवान और रूपवान थे। अगर एक को वो चुनती थी तो उसे लगता था 2 को उसने खो दिया। ये सब सोचकर लड़की बड़ी ही परेशान थी। युवती काफ़ी उधेड़वन में रहती थी। अंत में हारकर उसने आत्महत्या कर ली। जब उसने आत्महत्या कर ली तो फिर समस्या हो गया। तो तीनों युवक काफ़ी दुखी भी हुए। एक युवक तो इतना दुखी हुआ कि उस युवती के राख के पास बैठ गया और उसे मल कर अपने देह में वहीं पर पड़ा रहा। एक धुनी योगी की तरह वहाँ पर लेटा रहा। एक युवक उस लड़की के हड्डी को चुनकर धोकर उसे अपने पास रखता था, क्योंकि उसे ये पता चला था कि कोई मंत्र है जिससे लड़की फिर जीवित हो सकती है। अगर किसी साधु मुनि से फिर मुलाकात होती है तो मैं वो मंत्र पूछूंगा और इस लड़की को जीवित करूंगा। और एक युवक था, वो इतना दुखी हुआ कि वो फकीर बन गया और वो पूरी दुनिया घूमने चला गया। जब वो घूमने लगा तो रास्ते में उसे एक और फकीर मिले जिन्हें ये मंत्र पता था कैसे जीवित किया जाए। तो उन्होंने वो मंत्र उस युवक को बताया और वो युवक आता है जंगल, और जंगल आने के बाद उस युवती के पास जाता है। लेकिन उसके दिमाग में यही चल रहा था, इतने वर्ष बीत गए, अब तो हड्डी होगी नहीं, क्या करूं। लेकिन उसे काफ़ी सुकून हुआ ये जानकर कि हड्डी अभी भी सुरक्षित है। तो वो हड्डी के पास पहुंचता है और उसने मंत्र पढ़ा। जब उसने मंत्र पढ़ा तो लड़की जीवित हो गई। जब लड़की जीवित हो गई तो तीनों युवक फिर लड़ाई करने लगे कि इससे शादी कौन करेगा। तो फिर बैताल पूछता है, तुम राजा हो, ज्ञानी हो, शास्त्र पढ़े हो, तुम ही बताओ इसका सही न्याय क्या होगा, कौन सा युवक उससे शादी करेगा। तो अगर तुम नहीं बताते हो तो तुम्हारे सर के 1000 टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन राजा विक्रमादित्य को डर तो नहीं लगा, लेकिन उसकी कहानी सुनते सुनते वो इस चीज बात को भूल गए थे कि मुझे बोलना नहीं है। और क्योंकि राजा ज्ञानी थे, उन्होंने कहा, जिस युवक ने उसे जिंदा किया वो पिता के समान है, जिस युवक ने उसके हड्डी को सुरक्षित रखा वो पुत्र के समान है, लेकिन जो युवक धुनी योगी की तरह उसके राख को मल कर वहीं पर पड़ा रहा वो एक प्रेमी की तरह है। तो शादी तो प्रेमी से ही होनी चाहिए। राजा विक्रमादित्य ने जैसे ही ये कहा वो लाश फिर से उड़कर पेड़ पर टंग गई। अब राजा विक्रमादित्य फिर गए, फिर उसे लिए। इस तरह से कई बार चलते रहा।
तो 25वें बार में राजा विक्रमादित्य काफ़ी नॉर्मल हो गए थे। उन्हें उसकी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। इस बार उन्हें पता था कि उन्हें क्या करना है और वो भूले भी नहीं। वो लाश को ले गए और ले जाकर उस फकीर को दे दिए। तो अगर इस कहानी में हम देखें तो अक्सर यही दिखाया जा रहा है राजा विक्रमादित्य को कि राजा विक्रमादित्य जैसे ही अपने वर्तमान को खोता है वो भूल जाता है उसे क्या करना है। हमारी ज़िंदगी में भी ऐसे ही है। रोज ऐसे ऐसे हीरे आते हैं जिन्हें कि हम समेट सकते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमें क्या करना क्या है। कभी हम अतीत में जीते हैं, कभी विचारों में इतना मग्न होते हैं कि भविष्य की ओर सोचने लगते हैं और वर्तमान को भूल जाते हैं। तो हमें ये नहीं होना चाहिए। जिंदगी में ईश्वर ने हमें होश दिया है, इसलिए नहीं कि हम खो जाएं। होश को हम बनाए रखें और वर्तमान में जिए। यही सुख में जीवन का नियम है और सफलता की सीढ़ी भी है। थैंक यू।